औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics। Dear students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हमने क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ, इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ, और इसी तरह टर्मिनल वोल्टेज को भी हमने क्या किया था, लास्ट में डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास, अगर हम यहाँ पे दोबारा इसको डिफाइन कर दें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या होती है, ये ऐसी फोर्स होती है, ये एक हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट फ्लोज। ये हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है दो बैटरी के टर्मिनल के लांग, या दो सेल के टर्मिनल के लांग, या किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ के टर्मिनल के लांग, जब उसमें से हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। इट्स मीन जब सर्किट हमारे पास क्या होता है, ओपन होता है। इसी तरह अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, चाहे वो बैटरी है, चाहे सेल है, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसके इनसाइड ये प्रेजेंट होता है। उसके इनसाइड क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। जिस तरह हमने सेल में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सेल के इनसाइड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जब करंट फ्लो करता है तो चार्जेस जब इनसाइड द सेल हमारे पास फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं वो उन चार्जेस के फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इट्स मीन वो करंट को क्या कर रहे होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप होती है। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट था टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टेज भी बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, बैटरी के दो टर्मिनल के लांग, ठीक है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज उस वक्त होता है, जब टर्मिनल वोल्टेज को हम उस वक्त डिस्कस करते हैं जब सर्किट में से हमारे पास करंट क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। तो इसको भी हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी या टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट। जब करंट वहाँ से हमारे पास क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। और टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास उस वक्त होता है जब सर्किट हमारे पास क्या होता है, क्लोज होता है। तो आज इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, एज इट इज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको एक और बात समझनी चाहिए, जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द बैटरी या इनसाइड द सेल या किसी भी इनसाइड सोर्स ऑफ ईएमएफ के होता है। लेकिन यहाँ पे उस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैं यहाँ पे बाहर ड्रा कर रहा हूँ, और ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस है ये किसका है, ये इस इनसाइड द सेल जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरी मेरे पास एक बैटरी आ गई है। ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ पे इसका ये क्या, मेरे पास रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कंसिडर कर दिया कि एक हमारे पास बैटरी है, कंसिडर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। इसकी जो हमारे पास ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो हमारे पास क्या है, ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या, आर है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साथ साथ, कंसिडर अ बैटरी, या आप सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, हैविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या है, ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है। अब जैसे ही हम इस बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे, व्हेन दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एक्सटर्नल सर्किट है, ये मेरे पास क्या है, एक एक्सटर्नल सर्किट जिसमें मैंने एक रेजिस्टर आर लिया है। ठीक है, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर, ठीक है, व्हेन अ बैटरी is connected to an external circuit having resistance R, जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है। तो जैसे ही हम इस बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस सर्किट के लांग।
करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लोज along a सर्किट। तो हमारे पास इस सर्किट के along क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारे पास इस बैटरी के इनसाइड पोटेंशियल ड्रॉप होगी, द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी, द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी, जो हमारे पास बैटरी के इनसाइड पोटेंशियल ड्रॉप होगी जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, वी इंटरनल इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी के इनसाइड हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसकी जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी वो उसको भी हम वी आई यानी इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह आई हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो करंट हमारे पास पूरे के पूरे सर्किट में से सेम फ्लो करेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी। तो उस करंट को हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया है, और आर हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमने जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है इनसाइड अ बैटरी उसको रिप्रेजेंट कर दिया है वी इज इक्वल टू आई आर से। इसी तरह जो हमारे पास इस एक्सटर्नल सर्किट के रंग टर्मिनल रेजिस्टेंस होगी, द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट, यानी इस सर्किट के अक्रॉस, एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज होगी, द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, जो मेरे पास ये एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस मेरे पास आर है, इसके अक्रॉस जो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज होगी जिसको हम वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, वो मेरे पास क्या होगी जी, वो मेरे पास होगी आई आर, क्योंकि हमारे पास करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, मेरे पास आर है। तो ये मेरे पास क्या आ गई जी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी इस सर्किट में, उसको हम अगर एक्सप्लेन करें, दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर सर्किट, जो हमारे पास इस सर्किट के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल वोल्टेज प्लस टर्मिनल वोल्टेज। इंटरनल वोल्टेज जो हमारे पास इनसाइड द बैटरी जो है यहाँ पे है, ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। इनकी वैल्यूज पुट कर दें जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लेट्स सपोज कह देता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू आई आर प्लस टर्मिनल वोल्टेज आई आर। मज़ीद अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ई यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू करंट हमारे पास सेम है इसमें भी और इसमें भी, आर प्लस आर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमें किसके बारे में रिलेशनशिप दे रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में रिलेशनशिप दे रही है। किसके साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रिलेशनशिप, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर इसको हम फ्रॉम इक्वेशन 3 में हम अगर इस इंटरनल वोल्टेज को इधर ले आएँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस वी आई एन इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। इसको अरेंज करके लिख लें, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस वी आई एन, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इस इक्वेशन से दिस इक्वेशन शोज डैट, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, जो हमारे पास क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कितनी कम है, माइनस आर। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कितनी कम है, माइनस आर। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से माइनस हम आई आर करेंगे तो तब हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। इट्स मीन कि हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज होती है सर्किट के क्रॉस, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या होती है, कम होती है। कितनी कम होती है, आई आर टाइम्स क्या होती है, कम होती है। समझ आ गई भाई यहाँ तक आपको। अब देखें इसी तरह ये जो मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 4, इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो आई आर को अगर आप इधर ले आए, इसके नीचे डिवाइड करके लें, तो आपके पास एक इक्वेशन ये बनती है, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ये भी आपके पास एक इक्वेशन बनती है। अब देखें इसी सर्किट में, ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों के लिए मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ई एम एफ है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 12 वोल्ट है। वो कितनी है? 12 वोल्ट है। जो करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है सर्किट के अलांग वो 2 एम्पेयर है। करंट मेरे पास कितना है? 2 एम्पेयर। जो मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है वो लेट्स सपोज मेरे पास 4 ओम है। जो इंटरनल सर्किट की रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है? 2 ओम है। ठीक है, तो इन सारी जगहों पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा सारी हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, मैंने कहा 2 एम्पेयर करंट है, तो सारे के सारे सर्किट के लिए मेरे पास करंट 2 ही आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, I इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है? 12 है। ये मेरे पास क्या है? 12 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है? 2। एक्सटर्नल कितनी है? 4। तो I इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस ये जो मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, सर्किट के अलांग, अगर इसके अलांग मैं फाइंड करना चाहूँ कि मेरे पास पोटेंशियल कितना है, ठीक है, इन दोनों सर्किट, इस सर्किट के अलांग दोनों एंड्स पे मेरे पास पोटेंशियल कितना है, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए सिंपली V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज़ इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ, I मेरे पास कितना है? 2, R मेरे पास कितना है? 4, 2 4s are 8। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो बैटरी है, ठीक है, वो हमें 12 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और जो हमारे पास ये एक्सटर्नल सर्किट है इसके अलांग जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इट्स मीन 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो 4 वोल्ट हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? इधर इंटरनल रेजिस्टेंस में हमारे पास वो क्या हो रहा है? डेसिपेट हो रहा है। इसी तरह यहाँ से फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो टर्मिनल जो वोल्टेज होती है उससे क्या होती है? ग्रेटर होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सारी यहाँ पे कंडीशन थी। अब इसमें भी अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, हमने कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें, I हमारे पास कितना है? 2, R भी कितना है? 2 है, और कैपिटल R हमारे पास कितना है? 6 है। ठीक है, तो 4 सॉरी, तो 2 + 4 6, 2 6 are 12, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाती है? 12 आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फार्मूलाज इनमें हम वैल्यूज़ पुट करके किसी भी चीज़ की वैल्यू हम यहाँ से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो सारी कंडीशन हमने डिस्कस की, ये हमने डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए की। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही थी। बैटरी हमारे पास क्या हो रही थी? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जो हमारे पास क्या होती है? टर्मिनल वोल्टेज होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या होती है? लेस होती है। लेकिन जब चार्जिंग प्रोसेस होगा तो वो इसका उलट हो जाएगा। चार्जिंग प्रोसेस में हमारे पास जो चार्जिंग प्रोसेस में हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होगी, ठीक है, चार्जिंग प्रोसेस में जो हमारे पास क्या होगी? टर्मिनल वोल्टेज, वो ग्रेटर होगी। किससे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। क्यों? क्योंकि जब चार्ज करेंगे हम इस बैटरी को, ठीक है, तो बैटरी के इनसाइड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होंगे, कुछ वोल्टेज वो भी अपने अंदर लेंगे, अपने अंदर स्टोर करेंगे, कुछ एनर्जी वो भी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी। ठीक है, उस बैटरी को स्टोर करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस में हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हमेशा हमारे पास क्या होती है? कम होती है। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी, रिलेशनशिप था हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। आई होप कि आपको ये डिटेल से समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी अगर आपके अलांग कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे पास इसके नेक्स्ट चैप्टर हो, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में होगा, मैक्सिमम पावर के बारे में होगा, मिनिमम पावर के बारे में होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।